सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ग्रास नियम। पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने यूटिलिटी के बारे में देखा था, जिसमें हमने दो कॉन्सेप्ट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की अवधारणा और उनका आपस में रिलेशन और इनके डायग्राम को हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का माप। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इसलिए इसका मापन बड़ा कठिन होता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने अपने विश्लेषण में इसे मापनीय भी स्वीकार किया है। उपयोगिता को हम कैसे माप सकते हैं कि एक वस्तु के लिए हम जितनी मुद्रा या पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारे लिए उसकी वही उपयोगिता होती है। उपयोगिता के माप के बारे में दो अप्रोच या दो विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा है गणनावाचक विचारधारा, कार्डिनल अप्रोच। सेकंड है क्रमवाचक विचारधारा, ऑर्डिनल अप्रोच। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनमें से कार्डिनल अप्रोच के बारे में। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। गणनावाचक दृष्टिकोण के समर्थक प्रोफेसर जेवंस, वालरस, प्रोफेसर मार्शल तथा पिगू आदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। गणनावाचक विचारधारा के अनुसार उपयोगिता या यूटिलिटी है उसको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। अब हम देखेंगे एजम्पशंस ऑफ कार्डिनल अप्रोच, गणनावाचक विचारधारा की मान्यताएं। फर्स्ट मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील है। उपभोक्ता विवेकशील है कहने का मीनिंग है कि एक उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को सदैव ही अधिकतम करना चाहता है। इस सेंस में उपभोक्ता विवेकशील है। सेकंड मान्यता है उपयोगिता मापनीय है। उपयोगिता को हम माप सकते हैं। किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा यूटिल्स में मापा जा सकता है, यानी उपयोगिता को अंक प्रदान करके हम उसकी गणना कर सकते हैं। थर्ड एजम्पशन है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। इस मान्यता का अर्थ है कि हमारी आय के घटने या बढ़ने का मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट एजम्पशन है कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। फिफ्थ है रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, जिसे हम गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इस मान्यता का अर्थ है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का लगातार उपभोग बढ़ाते चले जाते हैं, तो उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती चली जाती है। और लास्ट एजम्पशन है एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता से स्वतंत्र होती है, यानी एक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। अब है गणनावाचक विचारधारा के नियम। गणनावाचक विचारधारा है, इसके दो नियम हैं, यानी कार्डिनल अप्रोच में हम दो लॉज या दो नियम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सीमांत उपयोगिता ग्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड नियम है सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम कार्डिनल अप्रोच के फर्स्ट नियम के बारे में पढ़ेंगे, सीमांत उपयोगिता ग्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता ग्रास नियम क्या होता है। जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है, और इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ग्रास नियम कहते हैं।
यानी जैसे जैसे हम किसी वस्तु का ज़्यादा उपभोग बढ़ाते चले जाते हैं तो हर अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। इसी प्रवृत्ति को हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इसके साथ ही इस नियम के अन्य नाम भी हैं, जैसे संतुष्टि का आधारभूत नियम यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसके अलावा आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, ये भी इस नियम को कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं या एंजम्पशंस क्या हैं या शर्तें क्या हैं। एंजम्पशंस क्या होते हैं? किसी भी नियम से पहले उसके बारे में कही गई जो बातें हैं जिन्हें हम सच मानते हैं वो ही मान्यता। इन मान्यताओं के आधार पर ही उस नियम का निर्माण होता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की पहली मान्यता है वस्तु की मात्रा व गुण में समानता होनी चाहिए। जैसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु को काम में ले रहा है तो पहली बार अगर उसने एक एप्पल खाया है तो उसके बाद भी वो एक ही एप्पल खाएगा। तो वस्तु की मात्रा समान होनी चाहिए। गुण में समानता, पहला एप्पल जितना मीठा था स्वाद में उतना ही दूसरा होना चाहिए। उनके गुण जो है वो बिल्कुल समान होने चाहिए। सेकंड एजम्पशन है उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। जिस वस्तु का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है उस वस्तु की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। जैसे यदि हम एक व्यक्ति को अंगूर खाने के लिए दें तो अंगूर की एक उपयुक्त इकाई तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अंगूर खिला दें और उसको कहें कि इससे मिलने वाली उपयोगिता को बताओ। तो उनकी इकाइयाँ जो है वो बड़ी होनी चाहिए, यानी एक साथ हम कई चीज़ें खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 दाने किसी को दे दिए और हम उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। थर्ड एजम्पशन है उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। यानी जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उसका हमें लगातार उपभोग करना है। जैसे हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में एप्पल के माध्यम से सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ा था कि पहला सेब खाया, उसके बाद तुरंत ही दूसरा सेब, उसके बाद तुरंत ही तीसरा सेब खाएंगे, फिर चौथा खाएंगे, फिर हमारा पेट भर जाएगा। इस तरह से उपभोग की इकाइयाँ जो हैं वो लगातार हमें काम में लेनी है। ऐसा नहीं है कि एक एप्पल आज खा लिया उसकी सीमांत उपयोगिता देख रहे हैं, एक एप्पल कल खा लिया या 2 घंटे बाद खा लिया उसकी सीमांत उपयोगिता, इनका कंपैरिजन नहीं होगा। तो उपभोग की जाने वाली जो इकाइयाँ हैं उनको हमें लगातार उपभोग करना है। फोर्थ एजम्पशन है उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तुएं उससे मिलती जुलती जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतें अपरिवर्तित होनी चाहिए। जिस वस्तु को हम काम में ले रहे हैं और उसके जैसी ही अन्य वस्तुएं हैं, इनकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ एजम्पशन है उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। यानी जिस समय उपभोग की इकाइयाँ हम काम में ले रहे हैं तो उस समय उपभोक्ता की आय फिक्स रहती है, आय ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट वैसा ही रहना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। और लास्ट एजम्पशन है किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता उसकी सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही कीमत देने के लिए तैयार रहता है। यानी एक वस्तु से उपभोक्ता को जितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो उसके बराबर ही कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। तो अब हम एजम्पशन हमने देख ली। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे। चित्र में देखिए हमने एक्स एक्सिस पे लिया है वस्तु की मात्रा, ठीक, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है सीमांत उपयोगिता। तो अब यदि हम देखें कि एक उपभोक्ता, मान लीजिए हम यहाँ जो वस्तु है एक्स जो वस्तु है वो सेब मान लेते हैं, तो जब उपभोक्ता पहला सेब खा रहा है तो उसे सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है? 10 के बराबर। जब उपभोक्ता दूसरा सेब काम में ले रहा है, अब उसका थोड़ा पेट भर जाएगा तो उसको अब सीमांत उपयोगिता पहले की तुलना में कम मिलेगी। अब उसको 10 के बजाय 8 के बराबरी सीमांत उपयोगिता मिल रही है। तीसरे सेब का उपभोग करने पर अब सीमांत उपयोगिता घटकर हो गई है 6 के बराबर। चौथे सेब का उपभोग करने पे सीमांत उपयोगिता 4 के बराबर और 5वें सेब का उपभोग करने पे सीमांत उपयोगिता घटकर हो गई 2 के बराबर। जब
छठा सेब व्यक्ति काम में लेता है या छठे सेब का उपभोग करता है तो उसका पेट पूरा भर चुका है, इसलिए छठे सेब पर उसकी सीमांत उपयोगिता घट के शून्य हो जाती है। इसके आगे भी अगर वो सातवें सेब को उपभोग करता है तो उसका पेट खराब हो जाता है और ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता 7वीं इकाई पे हो गई है -2 के बराबर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु का उपभोग हम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती चली जा रही है। यानी जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती चली जाती है और इसे ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। अब है कि इस दृष्टिकोण में हमने जो सीमांत उपयोगिता वक्र देखा है, MUX जो वक्र है, इसका जो ये क्षैतिज अक्ष से ऊपर वाला भाग है यानी ये वाला जो भाग है वो ही मांग वक्र होता है। यानी सीमांत उपयोगिता वक्र का क्षैतिज अक्ष से ऊपर वाला जो भाग है वो ही मांग वक्र होता है, क्योंकि उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए कितनी कीमत देने के लिए तैयार होगा जितनी उस वस्तु से उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है। इसलिए जो धनात्मक भाग है सीमांत उपयोगिता वक्र का उसे ही हम मांग वक्र भी कहते हैं। तो ये था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब है इस नियम के लागू होने के कारण क्या हैं, क्यों लागू होता है। तो इसके लिए 2 कारण हमने बताए यहाँ। पहला है विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को पूर्णतः बदल या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु पूर्णतः नहीं बदली जा सकती। सेकंड कारण है विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। अब है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की इम्पोर्टेंस या महत्व है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला उसके महत्व का बिंदु है मांग के नियम व अन्य नियमों का आधार। इस नियम का उपयोग हम अर्थशास्त्र के अन्य नियमों में भी कर सकते हैं, इसलिए ये अन्य मांग के नियम व अन्य जो नियम है उनका आधार के रूप में ये कार्य करता है। जैसे मांग के नियम में इस नियम का उपयोग किया जाता है, समसीमांत उपयोगिता नियम है, उपभोक्ता की बचत है, आदि नियमों में इसी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का उपयोग किया जाता है। सेकंड महत्व का बिंदु है सार्वजनिक वित्त में प्रयोग। इस नियम का प्रयोग सरकार के द्वारा कर लगाने के लिए और व्यय लगाने के लिए भी किया जाता है, इसलिए सार्वजनिक वित्त में भी इस नियम का महत्वपूर्ण स्थान है। थर्ड है इस नियम का महत्व हमारे लिए इसलिए भी है कि यह वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में उपयोगी है। यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के द्वारा हम वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण कर सकते हैं और किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता उसकी सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही कीमत देने के लिए तैयार होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा उपयोगिता का माप हम कैसे करते हैं। उसके लिए 2 अप्रोच हमारे पास है, गणनावाचक यानी कार्डिनल अप्रोच और क्रमवाचक यानी ऑर्डिनल अप्रोच। तो हमने इसमें डिटेल से देखा है कार्डिनल अप्रोच या गणनावाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण का सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट देखा, फिर गणनावाचक दृष्टिकोण की मान्यताएं और फिर गणनावाचक दृष्टिकोण के 2 नियमों के बारे में पढ़ा। उसमें से पहला नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सेकंड है समसीमांत उपयोगिता नियम। इन 2 नियमों से आज के हमने इस वीडियो में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में सबसे पहले हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ देखा, इस नियम की मान्यताएं क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण और इस नियम का महत्व है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गणनावाचक दृष्टिकोण का समसीमांत उपयोगिता नियम। थैंक यू।